फोटोसिंथेसिस। टेस्ट कब है आप लोग का? 24 तो करीब। चलिए आइए बात नहीं, देखिए फोटोसिंथेसिस। कम लोग आए हैं क्या? चलिए, फोटोसिंथेसिस कुछ बताएंगे इस पे आप लोग? बताइए, फोटोसिंथेसिस है क्या? Formation of food in the presence of the light. फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हाँ, बैठ जाइए। बताइए और कोई? इधर देखिए, ये लाइट पड़ रही है, और पेड़ पौधों में क्या होता है? क्लोरोफिल। और इन्वायरमेंट से क्या ले लेते हैं? CO2। और इधर से क्या लेंगे रूट के थ्रू? लाइट। इधर देखिए, लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब पेड़ पौधे H2O और CO2 को लेकर भोजन का निर्माण करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। और आप वैसे तो ऑप्शन में जो दिया है नहीं, ऑप्शन चारों रहेगा। अगर ना दिया तब तो बात सही है, लेकिन ये सही ऑथेंटिक डिफिनेशन ये है, ठीक है? ऑथेंटिक डिफिनेशन ये, चारों चीज आना चाहिए, इसीलिए फार्मूला लिखता है वो 6CO2 12H2O, फिर C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। बैलेंस हो रहा ना? यहां लाइट, यहां क्लोरोफिल। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, एक चलिए अभी रुकिए, अभी रुकिए। तो ये चीज मालूम हो गया फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस क्या है? लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को वातावरण से लेकर क्या निर्माण करते हैं? ग्लूकोज। किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज। और उसमें जो ऑक्सीजन और जल बन रहा है, ये क्या है? बाई प्रोडक्ट है। ये क्या है? बाई प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन और H2O। तो अगर पूछे बाई प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, ऑक्सीजन और H2O जो बन रहा। अगला चीज आइए, अगला चीज देखिए, इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण ये होता है कि जो यहां पे O2 निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है? O2 जो निकल रही है वो किससे निकल रही है? CO2 से कि H2O से? किससे निकल रही है? H2O से। और ये ग्लूकोज किससे बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हम एक चीज कह सकते हैं कि यहां क्या हो रहा? H2O का क्या हो रहा? रिडक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा? कि ऑक्सीडेशन हो रहा? क्या बना रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा ना? जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तब ये रिडक्शन होगा। और यहां क्या हो रहा? यहां रिडक्शन हो रहा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। फिर पूछता है, इसमें क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन किस चीज का हो रहा है, रिडक्शन किस चीज का हो रहा है? तो बता ले जाएंगे, H2O का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन किसका हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और आइए, लाइट रिएक्शन को दो भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं वो प्रकाश संश्लेषण दो भागों में बांटा जाता है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में आप जानते हैं, ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है? ATP का निर्माण हो रहा है, ठीक। और डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है? ग्लूकोज का।
तो इसको डार्क रिएक्शन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? CO2 से ग्लूकोज बन रहा है तो इसको क्या कह सकते हैं? डार्क रिएक्शन। ठीक है, इसको डार्क रिएक्शन कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं? लाइट रिएक्शन। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों होते हैं। हाँ बेटा, आप क्या पूछ रही थी? इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। आप कही थी प्रियाल जी हमें दिक्कत होता है, बहुत अच्छा कही थी। अब यहां सामने बैठिए, इतने में दिक्कत हुआ? इतने में कहीं दिक्कत नहीं है ना? अब कहां दिक्कत हुई उसको बोलिए। हाँ, डार्क और लाइट। अभी शुरू कर रहे, फोटोसिंथेसिस शुरू होने दीजिए, तब आपका वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है, इतना मालूम हो गया ना? ये तो अभी बेसिक है। चलिए इसका बाद देखिए, इसके बाद देखिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कुछ निर्माण हो रहा है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, इसलिए कैसी क्रिया हो जाएगी? एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक? बेटा हम सर पटक दे इसे चिल्लाते चिल्लाते आप लोग पढ़ेंगे नहीं। घर पे तो पढ़िए, कई बार हम बता चुके, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक कई बार बता चुके। जो बेसिक है उसको तो पढ़िए। एनाबॉलिक मतलब निर्माण होना, कैटाबॉलिक मतलब तोड़ना। जब यहाँ ग्लूकोज बन रहा है, इसका निर्माण हो रहा है, तो कैसी क्रिया हो जाएगी? एनाबॉलिक। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस क्या है? एनाबॉलिक। ये सब बेसिक चीजें पूछा जाता है बेटा, सब तो याद रखिए। चलिए लिखिए, लिखिए फोटोसिंथेसिस। लिखिए, फोटोसिंथेसिस इज दैट प्रोसेस, photosynthesis is that process in which लाइट कम लग रही है हमें, इतना रहेगी। photosynthesis is that process in which in presence of light and chlorophyll, in presence of light and chlorophyll, in presence of light and chlorophyll, plant takes light and chlorophyll, plant takes CO2 and H2O, plant takes CO2 and H2O from environment, plant takes CO2 and H2O from environment and synthesize their food, and synthesize their food. ब्रैकेट में कर दिए ग्लूकोज, ब्रैकेट में कर लिए ग्लूकोज। This process is known as photosynthesis. This process is known as photosynthesis. अगला पॉइंट लिखिए, is known as photosynthesis. अगला पॉइंट लिखिए, in photosynthesis reduction of CO2, in photosynthesis reduction of CO2 and oxidation of H2O, and oxidation of H2O occur. Reduction of CO2 and oxidation of H2O occur. Thus photosynthesis is a oxidation reduction process. Thus photosynthesis is a oxidation and reduction process. Oxidation and reduction process. अगला पॉइंट लिखिए, photosynthesis is a anabolic process. एनाबोलिक अंडरलाइन करिएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अंडरलाइन करिएगा। फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक प्रोसेस। अगला पॉइंट लिखिए, इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन एंड वाटर। अरे ठीक से बैठिए, लेट के कैसे पढ़ रहे हैं? इस तरह थोड़ा पढ़ा जाता है। ठीक से बैठिए, इतना खाना पूर्ति ना करिए कि एकदम खाना पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, अरे नींद आ रही तो मतलब थोड़ा है, नींद सबको आती है। अभी से जब आपको हमसे ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है ना? आप पढ़ रहे हैं, आपको कुछ लेना है। अब आप सो के पढ़ेंगे तो क्या मतलब रह जाएगा? क्या लिखे हैं इन फोटोसिंथेसिस? क्या लिखे हैं? H2O is released as by product.
is released as byproduct, is released as byproduct, बना लीजिए। पेड़ और ना बनाइएगा, खाली ये रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो लिखे बस यही न, पता लगे कहे कलाकारी लाओ बढ़िया साज पेड़ों बना डाले। एकालजी जब आएगा तो पेड़ वैसे बनवाएंगे वहां। बहुत दिन बाद आज आप आ रहे हैं। पढ़े कहीं पढ़े पढ़े। बन गया बेटा? अब आए अपने स्थान पे। तो स्थान चेंज किया तो सोएंगे हैं। जल्दी करो बेटा। कुछ इतना समझ में आया? जिस दिन कह देंगे नहीं समझ में आया 500 रुपया इनाम देंगे आपको। हाँ, लेकिन झूठ ना बोलिएगा बस। हाँ, जिस दिन आप कहेंगे नहीं समझ में आया 500 रुपया इनाम, चलो हमारी तरफ से नहीं इनके लिए। ये कहीं हमें कुछ नहीं समझ में आया। फोटो हम पढ़े हैं, इतना दिन से पढ़ रहे हैं, ये सब फिजियोलॉजी नहीं समझ में आ रहा। सबसे आसान चीज एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सब बहुत आसान होता है। एनिमल सबसे इजी है, फिर ये भी इजी, ये भी इजी है, ये भी इजी। हो गया बेटा? पीछे हो गया आपका? चलिए बेटा, हो गया पीछे। अब आ जाइए। थोड़ा सा और जान जाइए क्लोरोप्लास्ट वाला। इसमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है, ठीक है ना? वान नील ने किया, सैक्स ने क्या किया, ब्लैकमैनन ने क्या किया, ठीक है, रूबेन कैमन ने क्या किया, ठीक है, प्रिस्टले ने क्या किया, एंजलमैन ने क्या किया, सब बताएंगे, लेकिन लास्ट में आएगा वो, ठीक है, क्योंकि वो रटने वाला भी शुरुआत कर देंगे तो फिर। हाँ क्या चीज? हाँ तो रुक जाए, उसको हिस्टोरिकल से कोई रिलेटेड नहीं, इसलिए उसको बाद में, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आता है वहां से भी, घबराइए ना, घबराइए ना, होगा होगा वो भी। चलिए अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए। बेटा ये चीज ये देखिए, ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। किसकी आउटर मेम्ब्रेन है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। किसकी? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये बीच में तरल पदार्थ होता है, इस तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा, ठीक है। और एक यूनिट को क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड। और इस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं? ग्रैनम। और ग्रैनम के समूह को ग्रैना, ठीक है। इतना सबको मालूम है। ये भी मालूम है कि ग्रैनम में क्या होता है? लाइट रिएक्शन। ग्रैनम में क्या होगा? लाइट रिएक्शन। और स्ट्रोमा में क्या होगा?
डार्क रिएक्शन। इतना सबको मालूम है, ठीक है। इसमें लाइट रिएक्शन होगा, इसमें डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब अगला चीज देखिए, लाइट रिएक्शन जो हो रहा है या ग्रेना में हो रहा है, तो लाइट रिएक्शन करने के लिए यहां पे पाया जाता है क्या चीज? फोटोसिस्टम पिगमेंट। सही कह रही है, सबसे अच्छा। लाइट रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? पिगमेंट। लाइट रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? पिगमेंट। बेटा इधर देखो, लाइट इस पे गिरी, पिगमेंट पे गिरी, तो पिगमेंट में क्या पाया था? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या हुआ? उत्तेजित हुआ, एक्साइटेड हुआ, ठीक है ना। और एक्साइटेड हुआ तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो उसी समय एक ऊर्जा का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एनर्जी फॉर्मेशन होगा। किसका निर्माण होगा? एनर्जी फॉर्मेशन होगा। जैसे ही इस पे लाइट गिरी, क्या गिरी? लाइट। तो यहां क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इधर देखिए, इधर इधर, यहां पे लाइट गिरी थैलाकोइड पे, तो इसके थैलाकोइड मेम्ब्रेन पे क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या होंगे? एक्साइटेड होंगे। एक्साइटेड होंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट से फिर नीचे आएगा। एक ऊंचाई तक कोई चीज जाती है, फिर वापस आती है। जो ऊंचाई तक गई फिर वापस आ रही है, तो एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्टोर किस रूप में होती है? एटीपी के रूप में, ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है? लाइट रिएक्शन में एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एटीपी का फॉर्मेशन, एनर्जी फॉर्मेशन मतलब एटीपी का फॉर्मेशन। तो एनर्जी के रूप में यहां क्या बनेगा लाइट रिएक्शन में? एटीपी और NADPH+, ये बनेगा। इतना समझ में आ रहा बेटा? ऐसे हाथ हटाओ। इतना समझ में आ रहा? इतना समझ में आ रहा कि नहीं? लाइट गिरेगी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा। कहां है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल? कैसे भी उसको भी समझाएंगे, खाली वैसे इतना भी समझा दे, कहानी बना रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है ना? डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन स्टोमा में हो रहा है। डार्क रिएक्शन में क्या होगा? जो यहां एटीपी NADP बना है, इसका उपयोग करके CO2 को फिक्स करेगा और क्या बना देगा? ग्लूकोज। स्टोमा में क्या होगा? डार्क रिएक्शन होगा। इधर इधर देखिए, स्टोमा में क्या होगा? डार्क रिएक्शन होगा। और डार्क रिएक्शन में क्या होगा? जो एटीपी NADPH बना है यहां लाइट रिएक्शन में, उसी का उपयोग करके CO2 से ग्लूकोज बन गया। CO2 से ग्लूकोज बनना ही क्या कहलाएगा? डार्क रिएक्शन। CO2 से ग्लूकोज बनना क्या कहलाएगा? डार्क रिएक्शन। इतना समझ में आया? लाइट रिएक्शन में क्या होगा? अब इतना जान गई। लाइट रिएक्शन में हमेशा एनर्जी बनेगी, और डार्क रिएक्शन में हमेशा क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? यही ना आप कह रही थी। डार्क रिएक्शन यहां क्यों डार्क कह रहे हैं? ठीक है, डार्क रिएक्शन लाइट की उपस्थिति या अनुपस्थिति पे कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके एंजाइम जो होते हैं वो लाइट सेंसिटिव नहीं होते हैं। सिर्फ ये एंजाइम जो है, जो ये डार्क रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन, बेटा हाथ दो, ये रिएक्शन जो डार्क रिएक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ खाली इनडायरेक्टली डिपेंड होता है। इसको लेता है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट एटीपी को ले रहा है, एनर्जी को ले रहा है, इसलिए इनडायरेक्टली डिपेंड करता है लाइट रिएक्शन पे। पूछा जाए लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन डिपेंड्स करता है कैसे? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कैसे? ठीक है, तो क्या कर रहा है? इसको ले रहा है तो इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे? लाइट रिएक्शन पे। नहीं तो लाइट इस पे कोई प्रभाव नहीं डालती है। अब समझ में आ गए? डार्क रिएक्शन चाहे लाइट हो चाहे ना हो, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन। लेकिन डिपेंड होता है लाइट रिएक्शन पे। क्यों डिपेंड होता है? पार्शियली डिपेंड होता है, इनडायरेक्टली डिपेंड होता है, क्योंकि एटीपी NADP का यूज ये करता है। जो लाइट रिएक्शन में एटीपी NADP बना, उसी का ये यूज करता है, इसलिए इनडायरेक्टली डिपेंड होता है। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ रहा ना? तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट बढ़ा दीजिए, 1 पॉइंट बढ़ाइए। इसमें लिखिए ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन occurs in grana, occurs in grana,
इन ग्रेना, chlorophyll pigment which is present on thylakoid membrane, chlorophyll pigment which is present on thylakoid membrane absorb light, then ATP and NADPHH plus form. Then ATP and NADPHH plus form. Then ATP and NADPHH plus form. हो गया? अगला पॉइंट लिखिए, डार्क रिएक्शन इज लाइट इनसेंसिटिव, मतलब लाइट का कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ता, इनसेंसिटिव होता है। डार्क रिएक्शन इज लाइट इनसेंसिटिव। अगला पॉइंट लिखिए, डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली depends on light reaction. For indirectly depends on light reaction for ATP and NADPH. ATP and NADPH, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, इन डार्क रिएक्शन ग्लूकोज इज फॉर्म्ड। अब इधर देखिए, आप अभी पढ़ेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में फोटो की हाइड्रोलिसिस होती है, ऑक्सीजन मुक्त होता है, एटीपी एनएडीपीएच की सिंथेसिस हो रही। तो ये प्रोसेस इतना हम क्या बता रहे हैं, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में लाइट है, H2O टूट रहा है, O2 निकल रहा है और एनर्जी का निर्माण हो रहा है। डार्क रिएक्शन कहां हो रहा है, स्ट्रोमा में, जहां CO2 किसमें चेंज हो रहा है, ग्लूकोज में। ये तो अभी खाली एक आउटलाइन है, इसी को बना लीजिए, इसी को बना लीजिए। अभी बता दें थोड़ा सा फोटो सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा आपको बता दें ल्यूमेन के बारे में, तो अभी और कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। जब ल्यूमेन ये पिगमेंट कहाँ पाया रहा है ये सब नहीं जानते, तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस दिक्कत होती है। अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि एटीपी एनएडीपीएच लाइट रिएक्शन में बनता है और डार्क रिएक्शन में सिर्फ CO ग्लूकोज बनता है। एनर्जी कहां से आती है, इसी का उपयोग होता है। ये तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लास्ट तक कि वहां पे एटीपी एनएडीपी बन रहा है कि उपयोग हो रहा है, यही कंफ्यूज रहते हैं और क्वेश्चन गलत करते हैं। वो ग्लूकोज सिंथेसिस जब होती है वही मान लेते हैं कि वहां ही एटीपी निर्माण हो रहा है, वहां निर्माण नहीं होता, वहां यूज होता है हमेशा।
हाँ, एंजाइम क्या चीज, किसमें? अब बताएंगे। हाँ, हो सकता है चाहे लाइट में हो चाहे बिना उपस्थित लाइट हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनसेंसिटिव इसे लिखवाए। कितने बजे तक क्लास रहती है आप लोग का? हमारी क्लास कितने बजे तक रहेगी? तब हावी टाइम हो गया बेटा, पीछे जल्दी बनाइए। क्वेश्चन लगाए हैं फोटोसिंथेसिस पे। अप्रेस्ड नॉन अप्रेस्ड पार्ट पूछता है कि नहीं? फोटो सिस्टम अप्रेस्ड पार्ट में पाया था कि नॉन अप्रेस्ड, सब पूछा गया है कि नहीं? तब ठीक है। अरे निश्चिंत रहिए। बेटा तेज बनाओ, नहीं तो अभी तक ये सो रहे हैं तभी हम सोएंगे ही। बना रहे वजन कहाँ हो गया, पीछे देखो बेटा, तेज करो, खींचो, वो भी आगे भी हैं। ये लिखा लाइट रिएक्शन पिगमेंट एनर्जी फॉर्मेशन एटीपी NADPHH प्लस, यहाँ ATP NADPHH प्लस। हो गया? केमिस्ट्री स्ट्रीम में कैसे लिखते होंगे आप लोग? ऐसे उसमें भी रुकते हैं क्या सर? तो तेज लिखते होंगे ना। चलिए हो गया, अब आ जाइए। एक चीज और देख लीजिए, इसको क्या कहें? अभी एक थैलाक्वाइड को हम बाहर निकाल लिए, इस थैलाक्वाइड को कट कर दिए, इस थैलाक्वाइड को कट कर दिए, इस तरह मेम्ब्रेन दिखाई पड़ेगी ना, या इसी थैलाक्वाइड को यहां निकाल लिए मान लीजिए, इसको कट कर दिए तो इस तरह दिखाई पड़ेगी कि नहीं दिखाई पड़ेगी? बेटा इधर देखो, बनाओ ना, इस थैलाक्वाइड को हम बाहर निकाले और कट कर दिए तो इस तरह दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा? एक इसका आउटर मेम्ब्रेन होगा और एक क्या होगा? इनर मेम्ब्रेन। अब इसके बाहर वाला जो स्थान होगा स्ट्रोमा, उसको कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसके बाहर स्ट्रोमा है कि नहीं है? बेटा इधर देखो, लिखो ना, इसके समझ में नहीं आएगा, फिर लिखते रह जाओगे, फोटोसिंथेसिस है, फिर नहीं बांध दे दिमाग। हाँ, इसके बाहर देखिए जो तरल पदार्थ पाया रहा है उसको क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। और इसके अंदर का जो स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं? ल्यूमेन। इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसको कट कर दिए, कट किए तो यहां पे एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। कहां पे दिखाई पड़ा? क्लोरोफिल ए। क्या दिखाई पड़ रहा है? क्लोरोफिल ए। मेम्ब्रेन, क्लोरोफिल ए कहां पाया रहा? थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के ऊपर। और यहां पे कुछ और पिगमेंट पाए जा रहे हैं, इन सबको क्या कहेंगे? एक्सेसरी पिगमेंट।
क्लोरोफिल को कहा जाता है एंटीना, एंटीनी, क्या कहा जाएगा, एंटीनी। और ये जो एसेसरी पिगमेंट हैं इन्हीं को कहा जाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या इसी को कहेंगे LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या, फोटो सिस्टम। अब ये सब जाने रहिए तभी समझ पाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी फोटो सिस्टम में एंटीना क्या होता है, क्लोरोफिल ए, एंटीना क्या होता है, क्लोरोफिल ए। और जो एसेसरी पिगमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। होता क्या है, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं इस पे लाइट गिरती है, क्या गिरेगी, लाइट, इस पे लाइट गिरी। अब लाइट गिरी तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ, इनका इलेक्ट्रॉन निकला ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, या कहा दिए लाइट को कहां ट्रांसफर कर दिए, किसके पास ट्रांसफर कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए के पास। और क्लोरोफिल ए भी कुछ लाइट ऑब्जर्व करेगा ना, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, इसकी कुछ कम होगी, ठीक है। ये जो लाइट ऑब्जर्व किए एसेसरी पिगमेंट, उसको कहां भेज दिए, क्लोरोफिल ए के पास। एसेसरी पिगमेंट किसके पास भेजेंगे लाइट को, क्लोरोफिल ए के पास। इतना समझ में आ रहा। तो इस पूरी रचना को क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम। किस मेथड से भेजते हैं, रेजोनेंस मेथड से, ठीक है। किस मेथड से भेजेंगे, रेजोनेंस मेथड से। तो अगर पूछा जाए फोटो सिस्टम, फर्स्ट फोटो सिस्टम कहां पाया जाता है, तो कहां पाया रहा, थैलाकॉइड, कहां पाया रहा, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, ठीक है। किसका बना हुआ है, क्लोरोफिल, वो एंटीनी और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स किसका बना होता है, एसेसरी पिगमेंट होते हैं, एसेसरी पिगमेंट होते हैं। अब बात आती है एसेसरी पिगमेंट कौन कौन से हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, और दूसरा क्या है, जेंथोफिल। अब इसी में जो कैरोटीन और जेंथोफिल है, ठीक है, इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, कैरोटीनॉइड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछे एसेसरी पिगमेंट कौन कौन से, बता ले जाएंगे, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन और जेंथोफिल को क्या कहेंगे, कैरोटीनॉइड। अब बात आती है, दिन भर हम लोग अगर बाहर खड़े हो तो 1-2 घंटा अगर तेज धूप में खड़े होते हैं तो काले पड़ जाएंगे, या फिर कहेंगे दिक्कत हो रही, दर्द हो रहा है। लेकिन पेड़ पौधे दिन भर खड़े हैं, उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है, पत्ती उनकी भी हट जानी चाहिए, लेकिन जल्दी नहीं पड़ता। क्यों, क्या चीज आ गया उनके अंदर की, हाँ, एसेसरी पिगमेंट रोक लेते हैं इसे, शक्तिमान, हाँ। तब क्या करते हैं, जो उसमें कैरोटीनॉइड होता है, जब लाइट गिरती है, फोटो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है या सोलराइजेशन की क्रिया होती है, उसमें फ्री रेडिकल बनते हैं। उन फ्री रेडिकल को बनने से रोकता कौन है, कैरोटीनॉइड। तो पूछा जाता है सोलराइजेशन या फोटो ऑक्सीडेशन से प्लांट को कौन बचाता है, कौन, कैरोटीनॉइड। अब समझ में आ गया था ना, यही बचा लेता, इसलिए प्लांट हो हरा भरा हमेशा बना रहता, नष्ट नहीं होता। तो एक चाहे तो बना सकते हैं, इसको भी बनाएंगे कि रहने दे, अगर आता हो तो स्किप कर दे। बेसिक थोड़ा सा बताए हैं कि ल्यूमेन जानिए, आउटर इनर से कोई मतलब नहीं है। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, इंपॉर्टेंट बना लीजिए। अब आप जान गए फोटो सिस्टम कहां पाया जा रहा है, अभी भी नहीं जाने हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट कहां पाया रहा, फोटो सिस्टम सेकंड कहां पाया रहा है, स्ट्रोमा लैमली में। अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, हाँ बेटा, अच्छा अच्छा।
हाँ कहाँ पाया रहा, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट सेकंड कोई एक बताइए, फोटो सिस्टम फर्स्ट कहाँ पाया रहा और सेकंड? फर्स्ट सेकंड दोनों थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। आप बता, हाँ आप बता दीजिए। जानिए, यही सब बेस है बेटा, यही सब जानेंगे तो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। इधर देखिए, ये ऐसे रहता है ना, यहां जुड़ा होता है, इसी को कहते हैं स्ट्रोमा लैमली, स्ट्रोमा लैमली, या इसी को कहेंगे थैलाकॉइड लैमली। और इसी स्ट्रोमा लैमली या थैलाकॉइड लैमली पे क्या पाया जाएगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट। और यहां है जो, यहां क्या पाया जाएगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम। अब समझ में आ गया? रिएक्शन सेंटर वही तो है, रिएक्सेंटिनी। हाँ हाँ हाँ, तो एलएससी तो हम भी लिखे हैं, तो उसका बना होता है ना। जब आप यहां समझेंगे नहीं, दो जगह रहेंगे तो यह दिक्कत होगा भैया। एक जगह रहिए, एक जगह रहिए। हाँ, वही जो ऊपर क्लोरोफिल है वही रिएक्शन सेंटर है। अरे हम देख रहे हैं, देखने की क्या जरूरत है। अब इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट बता दिए, रेजोनेंस तक बता दिए जो उसमें नहीं लिखा है कि लाइट ट्रांसफर किस विधि से होती है। और उसके बाद आप हमसे रिएक्शन सेंटर और एलएससी पूछ रहे हैं कहाँ है। अब इतना समझ में आ गया तो आप लाइट रिएक्शन शुरू करेंगे, ठीक है ना? इतना समझ में आ गया ना? हो गया, हो गया बेटा, पीछे सबका हो गया किनारे, तो बोल दिया करिए तुरंत, नहीं तो इतना देर। चलिए अब इतना हो गया, बेसिक अब जान गए। अब बेसिक के बाद सीधे आ जाइए, फोटोसिंथेसिस को दो भाग में बांटा गया है। एक को कहते हैं लाइट रिएक्शन और एक को क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन। तो सबसे पहले आज हम क्या देखेंगे, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को सर्वप्रथम हिल नामक साइंटिस्ट ने स्टडी किया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हिल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि हिल नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ठीक है, होता क्या है लाइट रिएक्शन में, सबसे पहले होगा क्या, ये कोई लीफ है, अब इस पे लाइट गिरी, लीफ पे क्या गिरी, लाइट। लाइट रिएक्शन में होता क्या है, जब इधर देखिए पीछे, लाइट रिएक्शन में जब लीफ पे लाइट गिरती है तो क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल स्टिमुलेट होते हैं। तो किसी फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप क्या है, स्टिमुलेशन या एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। जब लाइट गिरी लीफ पर तो क्या हुआ, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटेड हुए, स्टिमुलेटेड हुए। इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट स्टेप ऑफ लाइट रिएक्शन इज एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ रहा ना? अब देखिए, लाइट गिरी
क्लोरोफिल मॉलिक्यूल स्टिमुलेट हुए, और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जब स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है ना, तब क्या होगा, किसको रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्राउंड स्टेज, कौन सा स्टेज होता है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से कहां जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट से कहां जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में जाने, जो जाता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, इसको कहा दीजिए ग्राउंड, इसको कहा दीजिए एक्साइटेड। ये जो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेज में आ रहा, तो ये प्रोसेस कर रहा था अपहिल। क्या कहलाता है, अपहिल। एक्साइटेड स्टेज पहुंचने के बाद फिर ये वापस लौटता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वापस लौटेगा। कोई चीज ऊपर जाती है एक निश्चित समय के बाद वो फिर नीचे आती है। जब नीचे जाती है तो ये क्या करती है, वापस आती है, तो ये क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, एनर्जी। ठीक है, ये नीचे आ रही, नीचे आने को क्या कहेंगे, डाउन हिल। एक बार क्वेश्चन पूछा है आप लोग में, एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है, तो कौन सा प्रोसेस है, डाउन हिल की अप हिल। आ रहा समझ में, लाइट पड़ी तो क्लोरोफिल पे, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइटेड हुआ। एक्साइटेड हुआ तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से कहां आया, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट जब ग्राउंड से आया यहां एक्साइटेड, तो से कहेंगे अप हिल। वापस लौटेगा तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डाउन हिल। जब वापस लौटता है तो एनर्जी रिलीज करता है। यदि ये एनर्जी 12 किलो कैलोरी से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 12 किलो कैलोरी से, तो ये स्टोर होगी किस रूप में, एटीपी के रूप में। किस रूप में स्टोर होगी, एटीपी के रूप में। तो इसका मतलब एटीपी का निर्माण होगा। एटीपी के निर्माण को क्या कहते हैं, फास्फोराइलेशन। एटीपी के निर्माण को क्या कहते हैं, फास्फोराइलेशन। चूंकि ये लाइट की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, फोटो फास्फोराइलेशन। अब समझ में आया, अब समझ में आया, फिर से देख लीजिए। लाइट गिरी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल स्टिमुलेट हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इधर इधर लाइट गिरी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल स्टिमुलेट हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, ग्राउंड स्टेट से आया एक्साइटेड स्टेट में, इसे कहेंगे अपहिल। फिर इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, इसे कहेंगे डाउनहिल। जब रिलीज होगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे आता तो एनर्जी रिलीज करता है। यदि एनर्जी 12 किलो कैलोरी से ज्यादा है तो स्टोर हो जाएगी किस रूप में, एटीपी के रूप में। 12 किलो कैलोरी से कम है तो हीट के रूप में निकल जाएगा। तो 12 किलो कैलोरी से ज्यादा होती है तो एनर्जी किस रूप में स्टोर होती है, एटीपी का तब निर्माण होता है। एटीपी का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाएगा, फास्फोराइलेशन। चूंकि लाइट की उपस्थिति में हो रहा है इसलिए इसको क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया। फिर यही आगे चलकर फोटोफॉस्फोराइलेशन दो प्रकार का हो जाएगा। एक को कहेंगे साइक्लिक और दूसरे को क्या कहेंगे, नॉन साइक्लिक। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए लिखिए, लिखिए, उतारिएगा ना इसको, लिखिए फोटोसिंथेसिस, हेडिंग डालिए फोटो, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, हेडिंग कर लीजिए। पीछे समझ में आ रहा, आप नहीं आ रहा समझ में, अब मुंह बना रहे हैं तो दोनों चीज का है, आ रहा है एक तरफ तो मुंह बना दे रहे हैं। चलिए मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस लिखिए। अभी तो शुरुआत में, बाद में क्या हाल होगा ये कहिए, इसीलिए पहले स्टार्ट का एस्पेक्ट नहीं बताने तो वो बोरिंग हो जाता है, वो रटना है खाली। हाँ, अब इसके बाद भी ना समझ में आए तो बेकार है, इससे सरल कोई नहीं बताएगा। इसीलिए हर चीज, हर पॉइंट को तोड़ दिए हैं, छोटा छोटा बता रहे हैं। क्लोरोफिल को भी दिखा दिए, ग्राउंड स्टेट भी दिखा रहा है, एक्साइटेड, ये सब कहीं किताब में नहीं बना है, यहां तक बता दे रहे हैं। क्योंकि केमिस्ट्री पढ़े तो उससे लिए हैं। हाँ, अरे इतना नहीं बताएगा, डाप हिल डाउन हिल सब बता रहे हैं। अच्छा, जेड स्कीम में है ना, यहां नहीं है, यहां नहीं जो है अभी इसने हम बता रहे लाइट रिएक्शन में। चलिए ठीक है ना। हाँ, तो जंप करना मतलब क्या, वही जंप कर रहा, ऊपर जा रहा, ग्राउंड से एक्साइटेड जाना जंप कहलाएगा ही। ठीक है, चलिए क्या लिखे हैं, मैं लिखे फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू, फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट।
नंबर 1 लाइट रिएक्शन, नंबर 2 डार्क रिएक्शन। नंबर 1 लाइट रिएक्शन, नंबर 2 डार्क रिएक्शन। नंबर 1 लाइट रिएक्शन, नंबर 2 डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन नंबर 2 डार्क रिएक्शन। हेडिंग डालिए लाइट रिएक्शन, हेडिंग डालिए लाइट रिएक्शन, लिखिए लाइट रिएक्शन is commonly known as light reaction is commonly known as Hill reaction. Light reaction is commonly known as Hill reaction. During photosynthesis, अच्छा फोटोसिंथेसिस में जैसे लाइट गिरती है तो हर जितनी लाइट गिर रही है पूरी की पूरी लाइट तो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता है, कुछ लाइट हीट के रूप में निकल जाती है, लॉस हो जाती है ना। तो कितने परसेंट लाइट को एब्जॉर्ब करता है प्लांट? 1 से 2%। टोटल लाइट गिरती है उसका कितना एब्जॉर्ब करता है? 1 से 2%। तो चलिए लिखिए, एक चीज और जान जाइए, ये तो हो गया कितने परसेंट एब्जॉर्ब करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जो लाइट फोटोसिंथेसिस में यूज होती है उसको क्या कहते हैं? PAR। उसको क्या कहते हैं? PAR। PAR मतलब क्या हुआ? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। पूछा गया PAR क्या होता है, फुल फॉर्म पूछा गया, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। इस ठीक है, इसका वेवलेंथ क्या होता है जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं? 400 से 700 nm। कितना होता है? 400 से 700 nm। 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700। उसमें 400 से 500 ब्लू लाइट होती है, 500 से 600 nm क्या होगा? कौन सी लाइट होगी? ग्रीन लाइट होगी, और 600 700 रेड लाइट होगी। ठीक है, चूंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आता है तो वहां आ जाता है कौन सी ब्लू लाइट है, कौन सी रेड लाइट, कौन सी ब्लू लाइट है, कौन सी रेड लाइट है। पूछा गया पहले भी, रेंज पूछा गया है, तो इसको याद रखना चाहिए। PAR क्या है? 400 से 700 nm। अभी लिखवा रहे, रुक जाए उसी में आएगा। ठीक है, लिखिए क्या लिखे हैं? लाइट रिएक्शन हेडिंग डाले ना, लिखिए। हाँ, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस plant absorb about 1 to 2%, plant absorb about 1 to 2% light, 1 to 2% of total light, 1 to 2% of total light, 1 to 2% of total light, अंडरलाइन करिएगा 1 to 2%। This light is commonly known as PAR, capital P, capital A, capital R, PAR। This light is commonly known as PAR, capital P, capital A, capital R। ब्रैकेट में लिख दीजिए फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन हो गया। दिस लाइट इज नोन एज PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। द वेवलेंथ ऑफ PAR is about 400 to 700 nm। The wavelength of PAR is about 400 to 700 nm। The wavelength of PAR is 400 to 700 nm। ठीक है, अब ये 400 to 700 ऊपर कहीं लिख लीजिएगा रफ पे, ये काम करता है। रफ पे लिख लीजिए कौन कौन सा है। नैनोमीटर, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, वेवलेंथ कितना है? 400 500 ब्लू है, 500 600 ग्रीन है, और 600 700 क्या है? रेड है। हो गया। हो गया, अगला पॉइंट लिखिए। When light fall on leaf, when light fall on leaf,
when light fall on leaf, chlorophyll molecule become excited. When light fall on leaf, chlorophyll molecule become excited. now अगला पॉइंट लिखिए, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, excitation of chlorophyll molecule is first step of excitation of chlorophyll molecule is first step of light reaction. Excitation of chlorophyll molecule is first step of light reaction. Excitation of chlorophyll molecule is first step of light reaction. लाइट रिएक्शन का पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ऑफ लाइट रिएक्शन। अगला पॉइंट लिखिए, when light fall on chlorophyll, when light fall on chlorophyll, then electron release from ground state towards excited state. From ground state towards excited state. This is uphill process. Uphill अंडरलाइन कर दीजिएगा. This is uphill process. हो गया. अगला पॉइंट लिखिए, when electron return back from excited state, towards ground state, this is known as downhill. अगला पॉइंट लिखिए, ड्यूरिंग डाउनहिल प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड. इससे हमेशा देखिए, जब एनर्जी वाला दिखाए हैं साइक्लिक नॉन साइक्लिक, जब नीचे आता तभी एनर्जी बना हुआ है. ड्यूरिंग डाउनहिल प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड. अगला पॉइंट लिखिए, इफ दिस एनर्जी is more than 12 kilocalorie, then it is stored as ATP. Then it synthesized and stored as ATP. हो गया. अगला पॉइंट लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ ATP is known as photophosphorylation. Formation of ATP is known as photophosphorylation. अभी सब नहीं लिखा है लाइट की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में. 3 तरह का फास्फोराइलेशन होता है. इधर देखिए, इधर 3 तरह का फास्फोराइलेशन होता है, 3 तरह के एटीपी फॉर्मेशन होता है. एक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक ऑक्सीडेटिव होता है, और एक क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फोटोफॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोलिसिस में होगा, ऑक्सीडेटिव माइटोकॉन्ड्रियम होगा ईटीएस साइकिल में, और एक ये है. ठीक है ना, इतना मालूम है. चलिए, क्या लिखे हैं, नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन. अगला पॉइंट लिखिए, फोटोफॉस्फोराइलेशन कौन डिस्कवर किया था? एक साइंटिस्ट है आर्नन.
एक पॉइंट बढ़ा दीजिए। आर्नल्ड डिस्कवर्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। आर्नल्ड डिस्कवर्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। आर्नल्ड डिस्कवर्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। Arnold discovered photophosphorylation. अगला पॉइंट लिखिए, फोटोफॉस्फोरिलेशन आर टू टाइप्स। फोटोफॉस्फोरिलेशन आर टू टाइप्स। नंबर 1 साइक्लिक, नंबर 2 नॉन साइक्लिक। नंबर 1 साइक्लिक, नंबर 2 नॉन साइक्लिक। नंबर 1 क्या होगा? साइक्लिक। नंबर 2 नॉन साइक्लिक। पहला हेडिंग डाल दीजिए साइक्लिक। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। चलिए देख लीजिए, फोटो सिस्टम फर्स्ट भाग लेता है, जो एब्जॉर्ब करता है लाइट कितने एनएम की? 700 एनएम। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। फर्स्ट एक्सेप्टर कौन होता है इसका? इस पे लाइट गिरती है। हाँ, साइक्लिक में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा? पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होगा? एफडी। फेरेडॉक्सिन। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? प्लास्टोक्विनोन। फिर किसके पास जाएगा? साइटोक्रोम B6। फिर किसके पास जाएगा? साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम F के बाद किसके पास जाएगा? PC, प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन से कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन? फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। देख लीजिए जरा, एक चीज देखिए इधर देखिए, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसका नाम फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब क्या हुआ? एटीपी का निर्माण है बेटा। इधर देखो, इधर फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब क्या हुआ? एटीपी का निर्माण। कॉपी देखने से बेटा नहीं होगा, यहां देखो। फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब क्या हुआ? एटीपी का निर्माण। साइक्लिक मतलब क्या हुआ? यहां से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस इसी में आ रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? साइक्लिक। ये यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के पास आया, फिर यहां आया और फिर वापस। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन वापस इसी में आ जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। कोई दिक्कत नहीं। अगला चीज आइए, सबसे पहले लाइट गिरती है। इस पे लाइट गिरी, इधर इधर इस पे लाइट गिरी। लाइट को क्या कहते हैं? फोटॉन। लाइट को क्या कहते हैं? फोटॉन। यहां 2 इलेक्ट्रॉन क्यों निकल रहा? 4 भी निकल सकता था। 2 ही क्यों निकल रहा? 6 निकल सकता था। फिजिक्स का मामला है, 2 ही लाइट क्यों निकल रहा है? क्योंकि होता क्या है, जब एक लाइट गिरती है तो उसको कहते हैं एक फोटॉन। लाइट को क्या कहा जाता? फोटॉन। जब एक लाइट गिरी तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालती है, 2 लाइट गिरी तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही बनाए है ना। लाइट मतलब फोटॉन। 2 फोटॉन गिरा तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा? एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो 2 कितने निकालेगा? 2 को निकालेगा ना। एक लाइट एक इलेक्ट्रॉन को, 2 लाइट 2 इलेक्ट्रॉन को, तो 2 फोटॉन गिरा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। किससे? फोटो सिस्टम फर्स्ट से।
निकल गया। अब ये पहला पूछता है साइक्लिक में पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फेरिडॉक्सिन। पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फेरिडॉक्सिन। और फेरिडॉक्सिन जो होता है, ठीक है, ये आयरन और सल्फर कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फेरिडॉक्सिन किसका बना होता है, आयरन सल्फर कंटेनिंग होता है, ठीक है। और फेरिडॉक्सिन फिर इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, प्लास्टोक्विनोन को। किसको दे देगा, प्लास्टोक्विनोन को। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फेरिडॉक्सिन पाया कहां जाता है, थैलाकॉइड के आउटर मेम्ब्रेन पे, थैलाकॉइड के आउटर मेम्ब्रेन पे। ये सब बताएंगे, जब कीमोसिंथेटिक थ्योरी बताएंगे वहां बता देंगे, तो वहां आसानी से याद हो जाएगा। इस तरह यहां नहीं याद होगा कि कहां पाया जाता है। फेरिडॉक्सिन किसको दे देगा, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन किसको देगा, साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 से कहां जाएंगे, साइटोक्रोम F। जब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाता है, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, तो यहां पे एक, यहां पे और एक यहां पे एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एटीपी का। एडीपी प्लस आईपी, किसका निर्माण हुआ, एटीपी। एडीपी प्लस आईपी, किसका निर्माण हुआ, एटीपी। तो साइटोक्रोम B6 प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 गया, एक एटीपी बना। साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F गया, फिर एटीपी बना। तो पूछा आता है कि साइक्लिक में कितने एटीपी बनते हैं, 2, बता ले जाएंगे। अब साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन किसको गया, प्लास्टोसाइनिन। किसके पास गया, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। किसके पास गया, प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दिया, फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो पूछता है फोटोसिस्टम फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन डोनर कौन कंपाउंड है, प्लास्टोसाइनिन। डोनर यही तो डोनेट कर रहा। फोटोसिस्टम फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन कहां पाया जाता है, ल्यूमेन को पूछा जाता है। ये कहां पाया जाएगा, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। कहां पाया जाएगा, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। और प्लास्टोसाइनिन की एक और विशेषता है, बता दीजिए क्या है। एक विशेषता और है प्लास्टोसाइनिन की, हाँ? ये कॉपर कंटेनिंग होता है, ये कॉपर कंटेनिंग होता है। यही एक सब्सटेंस है जो कॉपर कंटेनिंग है, ठीक है। और फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है। इस प्रकार ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो साइक्लिक में क्या होता है, 2 एटीपी का निर्माण होता है, एनएडीपी का निर्माण नहीं होता, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता। इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट भाग लेता है, फोटोसिस्टम सेकंड भाग नहीं लेता। ये तीन चार पॉइंट है, नोट कर लीजिए, ये समाप्त हो जाएगा। चलिए लिखिए, लिखिए। इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, पूछिए, कुछ पूछना है? हाँ हाँ एकदम। ये जो है पूछ रहे हैं ईटीएस चलेगा। ये जो प्रोसेस है ये ईटीएस ही तो है, ठीक है। और इसी को कहते हैं अपहिल। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, अपहिल। और ये नीचे आ रहा है तो इसी को क्या कहेंगे, डाउन। अरे इसको हम ऐसे कर दें, अब सही है ना। बस बना लीजिए, पहले लिखवा दे, पहले लिखवा दे। क्या लिखा है, इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट टेक्स पार्ट, ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट टेक्स पार्ट, ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट टेक्स पार्ट। हाँ 2 ही, ठीक है ना। 2 ही दिखाएंगे, 4 दिखा दे, 4 निकालेंगे क्या फायदा, 6 निकालेंगे, 6 जाएगा। हाँ 2 ही दिखाते हैं, ठीक है ना। किताब में यही कहा कि 2 ही दिखाएंगे, उसमें 2 ही दिखा रहा है। मतलब 2 जो कॉन्सेप्ट यही फिजिक्स का कहता है कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 गिरा है 2 निकला। 4 आप 4 गिरा दिए 4 दिखाइएगा, ठीक है ना। उससे कोई मतलब नहीं है, बस इसका यही मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन 2 निकले, क्यों 2 निकले, तो इसके कारण निकले। 4 गिराइए 4 निकाल दीजिए, ठीक है ना। चलिए क्या लिखे हैं,
क्या लिखे हैं बोलिए। टेक पार्ट। अगला पॉइंट लिखिए। इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन electron which comes out electron which comes out electron which comes out from photosystem first comes out from photosystem first is further returned back. Electron which comes out from photosystem first it comes return back to photosystem first. It comes back to photosystem first. हो गया। अगला पॉइंट लिखिए। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर in cyclic photophosphorylation, the first electron acceptor in cyclic photophosphorylation is ferredoxin. अगला पॉइंट लिखिए। फेरिडॉक्सिन फर्स्ट एक्सेप्टर, फेरिडॉक्सिन अंडरलाइन करिएगा। अगला पॉइंट लिखिए। फेरिडॉक्सिन is a iron sulfur containing compound. Iron sulfur containing compound. हो गया। अगला पॉइंट लिखिए। फ्रॉम फेरिडॉक्सिन electron received by plastoquinone from plastoquinone electron further received by cytochrome B6 from plastoquinone electron further received by cytochrome B6 from plastoquinone electron received by cytochrome B6. अगला पॉइंट लिखिए। एट दिस पॉइंट synthesis of ATP occur. At this point synthesis of ATP occur. अगला पॉइंट लिखिए। फ्रॉम cytochrome B6 electron further received by cytochrome F. Electron further received by cytochrome F. Chrome F. Synthesis of ATP also occur. At this step. Synthesis of ATP also occur at this step. अगला पॉइंट लिखिए। From cytochrome F, electron further received by plastocyanin. अगला पॉइंट लिखिए। प्लास्टोसाइनिन is a copper containing compound. पूछा जाता है ये। प्लास्टोसाइनिन is a copper containing compound.
कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड। अगला पॉइंट लिखिए, फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड बाय photosystem first, electron received by photosystem first, photosystem first। अगला पॉइंट लिखिए, ये लिखे ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, प्लास्टोसाइनिन जनरली फाउंड इन ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड, इन ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। अब ल्यूमेन बता दिए क्या चीज होता है, जान आसानी से दिमाग में आ जा रहा, ये तो भटकते फिर, इसलिए क्या पहले बेस बता दें तब फिर आगे। जनरली फाउंड इन ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड। अगला पॉइंट लिखिए, फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोसाइनिन इज ए डोनर ऑफ, प्लास्टोसाइनिन इज ए लास्ट डोनर, प्लास्टोसाइनिन इज ए डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लास्टोसाइनिन इज ए डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फोटोसिस्टम फर्स्ट, प्लास्टोसाइनिन इज ए डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फोटोसिस्टम फर्स्ट। हो गया। अगला पॉइंट लिखिए, इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन 2 ATP synthesize, 2 ATP synthesize, बस एक लाइन, एक दो लाइन, 2 ATP is synthesized। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन नो सिंथेसिस ऑफ NADPH, नो सिंथेसिस ऑफ NADPH, synthesis of NADPH and no hydrolysis of water, ठीक हो गया। नो, इतना समझ में आया बेटा? समझ में आया इधर? आप बताइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? कहा साइकिल जब चलेगा तब पता लगेगा। हो गया कॉन्सेप्ट ना? 500 रुपए की बात है, इसलिए पूछना पड़ रहा है। ना क्या हो जाएगा तो बात सही लगे। हाँ